दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। हमारे सामने ब्रोकरेज हाउस के नए टारगेट आए, उन टारगेट को भी डिस्कस करेंगे और डिफेंस सेक्टर के इस मजबूत खिलाड़ी में क्या दाव लगाना चाहिए। कंपनी अब महारत्न बन चुकी है। दूसरी तरफ अगर हम बीईएल की बात करें यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, तो यहाँ पर भी बहुत ही शानदार टारगेट निकल कर आए। इसके अलावा मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है। क्या ये सही मौका है बीईएल में निवेश करने का, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम एनएचपीसी लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लगातार स्टॉक काफ़ी दबाव में आ गया, काफ़ी नीचे आ गया। ऐसे में क्या करना चाहिए, मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे स्टॉक को लेकर, फंडामेंटली कंपनी कैसी है, क्या ये तीनों पीएसयू स्टॉक में निवेश का सही मौका है। साथ में हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे जिसने बोनस के लिए रिकॉर्ड डेट तय कर दी है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एचएल की बात करें, इस समय स्टॉक 4487 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 0.68% की गिरावट है, तो स्टॉक दबाव में तो बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट बुलिश है। महारत्न का दर्जा मिलने के बाद देख सकते हो कि यहाँ पे लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के जो रिसर्च हेड है अंशुल जैन, उनका कहना है कि खरीदारी का सही मौका है, स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। तो महारत्न का दर्जा मिलने से कंपनी की अब क्षमता बढ़ेगी, काम करने का तरीका बदलेगा और तेज़ी से कारोबार आगे बढ़ पाएंगे। जो प्रोजेक्ट है वो भी कंप्लीट कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल जाता है। तो देख सकते हो उनके हिसाब से यहाँ पे आने वाले समय कंपनी 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर टोटल अपना जो नेट होता है उसका 15% का जो इन्वेस्टमेंट है बिना सरकार की रजामंदी के, बिना सरकार के अप्रूवल लिए भी वो कर पाएंगे। यानी वो तेज़ी से प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाएंगे, उनके पास काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम हो जाएगा। ऐसे में आने वाले समय शेयर की प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। वैसे उनके हिसाब से यहाँ पे पीएसयू कंपनियों के लिए कुछ चैलेंजेस भी है, जिसमें डिलीवरी का जो भी इस समय देखें तो वो काफ़ी डिले हो रही है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर है। लेकिन महारत्न का दर्जा मिलने से अब कंपनी का कारोबार तेज़ी से बढ़ेगा। दूसरी तरफ तो चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया ने भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है। उनका कहना है कि इस समय जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न है वो काफ़ी ठीक लग रहे हैं और स्टॉक को होल्ड करने की इस समय सलाह बन रही है। शॉर्ट टर्म जो टारगेट है 4700 से लेकर 5000 के देखने को मिल सकते हैं। 4300 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। दूसरी तरफ देखें तो मार्केट एक्सपर्ट विजय चोपड़ा ने भी डिफेंस स्टॉक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में खरीदारी की सलाह दी है। उन्होंने यहाँ पे बाई की रेटिंग के साथ में इसमें बने रहने के लिए कहा है। उनका कहना है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 2-3 प्रोडक्ट कई छोटे और मध्य देशों में काफ़ी लोकप्रिय है। तेजस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित एक हल्का लड़ाकू विमान है और देख सकते हो कि आने वाले समय इसकी जो आपूर्ति है वो अर्जेंटीना, मिस्र, नाइजीरिया, फिलीपीन जैसे कई देशों में होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल चुके हैं। ऐसे में ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है और शेयर काफ़ी बेहतर कर सकता है। तो विजय चोपड़ा ने यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए जो 5600 का टारगेट सेट किया है। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को उनके जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है यहाँ पे के फिनटेक, उनकी तरफ से सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है। Q2 को लेकर सितंबर के जो भी फिजिकल शेयर वगैरह थे उसको डीमेट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है और दूसरे जो भी उनके कामकाज थे वो Q2 के वो सारे क्लियर हो चुके हैं और इसके लिए के फिनटेक ने इनको सर्टिफिकेट दे दिया है। तो हर पब्लिक लिस्टेड कंपनी को अपने शेयर ट्रांसफ़र एजेंट से क्वार्टर जो भी रिजल्ट होता है उसके दौरान उसका सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है और इसके तहत इनको सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब चलते हैं हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ। 283 पर इस समय स्टॉक है। 0.33% की गिरावट है। बाजार में दबाव का असर यहाँ पर भी देखने को मिला है। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एक नई अपॉइंटमेंट हुई है मैनेजमेंट में। आप देखो कि मिस्टर श्रीनिवास जो जनरल मैनेजर होंगे और देख सकते हो कि इनका जो अपॉइंटमेंट हुई है नया और इनका जो कार्यकाल शुरू हुआ वो 16/10/2024 से शुरू हो चुका है। काफ़ी अनुभवी व्यक्ति है। उन्होंने पीजी डिप्लोमा किया हुआ है, इन्होंने पीएचडी पूरी की हुई है और देख सकते हो कि उन्होंने भारतीय नौसेना में कमोडोर के रूप में काम भी किया हुआ है। तो काफ़ी अनुभवी व्यक्ति को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पे प्रभुदास लीलाधर की तरफ से बीएल को लेकर एक नोट जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि लॉन्ग टर्म नजरिया स्टॉक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। कंपनी के पास हेल्दी ऑर्डर बुक है और काफ़ी मजबूती से डिफेंस सेक्टर में कंपनी काम करी है। बहुत सारे ऑर्डर पाइपलाइन में नियरली 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट आने वाले 2 साल में कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन जो पोर्टफोलियो वो काफ़ी मजबूत है। कंपनी नॉन डिफेंस सेक्टर में भी काफ़ी तेज़ी से काम करती है। सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल और मेट्रो प्रोजेक्ट भी कंपनी करती है।
और आने वाले समय इसका बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का जो यहाँ पे जो प्रॉफिट CAGR देखें तो 17.6% लेके 17.3% के आसपास 2024 से 2026 के बीच में रह सकता है। तो उनके हिसाब से स्टॉक को इस समय एक्यूमुलेट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए। स्टॉक अच्छा है, आने वाले समय बेहतर करेगा। दूसरी तरफ मोतीलाल ओसवाल ने भी BEL में खरीदारी की सलाह दी है, उन्होंने बाय की रेटिंग दी है। मोतीलाल ओसवाल ने इस शेयर के लिए 311 का टारगेट सेट किया है। इसमें 278 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के आपको खरीदारी करनी चाहिए, आने वाले समय बेहतर करेगा ये। अब सितंबर का हमारे सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज है, 51.14% के आसपास है। FI की होल्डिंग डिक्रीज हुई है कुछ, देख सकते हो कि 17.43% होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो घट के 17.27% हुई है। लेकिन FI की संख्या बढ़ी है, देख सकते हो कि पहले 1405 FI थे, जो अब 1459 हो चुके हैं। तो भले ही होल्डिंग डिक्रीज हो, लेकिन नए नए FI एंट्री मार रहे हैं, ये एक शुभ संकेत है। इसके अलावा यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी डिक्रीज हुई है, देख सकते हो कि 16.08% होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 15.81% पर आ गई है। लेकिन म्यूचुअल फंड की संख्या बढ़ चुकी है, आप देख सकते हो कि पहले 344 म्यूचुअल फंड थे जो इसमें निवेश करते हैं, अब वो बढ़ के 369 हो चुके हैं। तो क्लियरली देख सकते हो कि भले ही कुछ निवेश की प्रॉफिट बुकिंग की हो, क्योंकि स्टॉक पिछले दोनों अच्छे कर चुके हैं, लेकिन अब नए म्यूचुअल फंड एंट्री करें, आने वाले उसमें निवेश बढ़ेगा। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है, 38.05% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो 37.49% के आसपास हुई है। ऐसे में आने वाले इसमें बेहतर करेगा स्टॉक, और ब्रोकेज हाउस भी बुलिश है, तो खरीदारी की जा सकती है लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। अब चलते हैं NHPC लिमिटेड की तरफ। 83.88 पर स्टॉक है, 1.26% की आज गिरावट है, और स्टॉक लगातार दबाव में 2 बार 118 को टच किया, उसके बाद में स्टॉक नीचे आया, और जैसे 100 के नीचे गया काफ़ी वीक दिख रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इतना स्टॉक क्यों गिर रहा है, काफ़ी ज़्यादा दबाव में दिखाई दे रहा है। अब कंपनी अपना देख सकते हो कि रिजल्ट देने जा रही है 7 नवंबर 2024 को, गुरुवार को कंपनी का Q2 का रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट के ऊपर सारा दारोमदार है, पिछले रिजल्ट थोड़े से कमजोर थे, इस बार रिजल्ट अगर बेहतर होगा तो फिर एक अच्छी तेजी मिल सकती है, एक फ्रेश ट्रिगर मिल सकता है। NHPC के फंडामेंटल की बात करें तो देश की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर उत्पादन करने वाली यह कंपनी है। इनके पास 7144 मेगावाट की मौजूदा क्षमता है, जो 26 पावर प्रोजेक्ट के तहत ये कंपनी काम करी है। इसके अलावा कंपनी के 16 और पावर प्रोजेक्ट है जिन पर काम चल रहा है, और जिनकी कुल क्षमता 10,692 मेगावाट के आसपास है। इस क्षमता को मिलाकर NHPC की जो वर्तमान क्षमता है लगभग वो 2 गुना करने की तैयारी है, और कंपनी के कुल 4215 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट है वो क्लियरेंस स्टेज में है, जिससे आने वाले वर्षों में इनकी जो क्षमता है वो 3 गुना हो सकती है। यानी बिजनेस का जो मॉडल है वो काफ़ी अच्छा, और आने वाले समय इसमें एक ज़बरदस्त प्रदर्शन की तैयारी दिख रही है, क्योंकि जो इस समय का जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 3 गुना हो सकती है। NHPC के लिए कुछ चुनौतियाँ भी है, इसमें देखे जाए जो कई सालों से कुछ प्रोजेक्ट बहुत धीमे चल रहे हैं, जैसे कि 2011 में शुरू हुआ एक प्रोजेक्ट जो 2019 तक अटका रहा, और अब उसको पुनः शुरू किया गया 2021-22 में। तो ये भी इसकी प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। इसके बावजूद भी कंपनी को काम को गति देने की कोशिश की जा रही है। अगले 5 सालों में 15,000 मेगावाट की क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, यानी विजन बड़ा है कंपनी का। कंपनी पर करीब 22,561 करोड़ का कर्ज है, लेकिन यह कर्ज सरकार के देख सकते कंसेशनल रेट पर लिया गया है, इसलिए इसमें कोई चिंता की बात नहीं। ब्याज कम रखा गया तो कोई चिंता की बात नहीं है, और पिछले साल कंपनी ने ब्याज पर 608 करोड़ का खर्च किया है, जो अन्य निजी कंपनियों के मुकाबले काफ़ी कम है। और कंपनी के पास बहुत सारे पावर सप्लाई एग्रीमेंट है, जिससे कंपनी को अपनी पावर बेचने में कोई समस्या नहीं आ रही है। कंपनी की फाइनेंशियल सेहत की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि 9,632 करोड़ रुपीज़ का टोटल कंपनी का रेवेन्यू रहा है, और 5,043 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने टोटल प्रॉफिट दर्ज किया है। कंपनी का P मल्टीपल में देखें तो 25.2 है, जबकि बुक वैल्यू 38.5 प्रति शेयर है। कंपनी का EPS 3.61 रुपीज़ है। इससे एक बात समझ में आती है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है। फिलहाल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंपनी बहुत ज़्यादा दबाव में है, क्योंकि शेयर की प्राइस लगातार नीचे आई, लेकिन एक बार 100 को इसने पार कर लिया तो फिर नई तेज़ी की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में जो मार्केट एक्सपर्ट है उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं कि आने वाले समय NHPC बेहतर कर सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी दबाव की स्थिति है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे कुछ नहीं कमा सकते, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आने वाले समय बेहतर करेगा, ये मार्केट एक्सपर्ट का कहना है। अब हम चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ। 2,707 पर स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है 0.22% की गिरावट के साथ। रिजल्ट इस बार थोड़ा सा कमजोर है, जिसका असर देखने को मिला है। कंपनी ने 1/1 के बोनस का ऐलान किया था, और इसकी रिकॉर्ड डेट भी अब डिक्लेयर कर दी है। रिलायंस ने अब तक 5 टाइम्स यहाँ पे बोनस जारी किया है, जिसमें 1980 में 3:5 के रेशो में बोनस दिया था, फिर 6:10 के रेशो में 1983 में बोनस दिया। लास्ट 3 बोनस रिकॉर्ड देखे तो 1997 में
और फिर 2009 और 2017 में 1:1 के रेशियो में बोनस दिया और अब 2017 के बाद फिर से 2024 में कंपनी ने बोनस का ऐलान किया, ये 5वीं बार। तो यहाँ पे रिकॉर्ड डेट आ चुकी है, देख लो कि 28 अक्टूबर 2024 को कंपनी ने इसकी रिकॉर्ड डेट फिक्स की है। उसके पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस के रूप में मिल जाएगा, यानी एक शेयर आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। अब यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट की बात कर ले तो सितंबर 2023 में 2,59,837 करोड़ का रेवेन्यू था। इस बार 2,62,903 करोड़ के आसपास रेवेन्यू रहा है। पिछले क्वार्टर में 2,61,866 करोड़ के आसपास था। तो क्लियरली देखो कि रेवेन्यू बढ़ा ही है, वो ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें, ईयर ऑन बेसिस पे हल्का सा आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बात प्रॉफिट की कर ले तो सितंबर 2023 में 19,820 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार 19,101 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट गिरा है ईयर ऑन बेसिस पे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है। 17,448 करोड़ के आसपास था प्रॉफिट जून क्वार्टर में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो वृद्धि हुई है, लेकिन ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन थोड़ा सा कमजोर रहा कि जो अपेक्षा थी वैसा उस पर खरा नहीं होता था रिजल्ट, और इसी वजह से शेयर की प्राइस दबाव में। लेकिन बोनस का फायदा मिल सकता है अगर आप इसमें निवेश करते हो तो। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।